कुकरेती और आज आपके लिए महाभारत लेकर आ रही हूं और सीधे सवाल पूछ रही हूं कि किस तरह हिजाब बनाम जय श्री राम का ये विवाद उठ खड़ा हुआ है और ये विवाद क्यों शैक्षणिक संस्थानों से उठ खड़ा हुआ है। आपको इस पूरे विवाद के बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन सीधा सवाल ये है कि हिजाब बनाम जय श्री राम आखिर क्यों शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षा के मंदिरों में जहां पर शिक्षा देनी चाहिए वहां धार्मिक रंग दिया जा रहा है। कर्नाटक के मांड्या और उडुपी में किस तरह से लड़कियों ने हिजाब पहनने का समर्थन किया, हिजाब पहनकर वो अपने कॉलेज पहुंची और वहां पर उस हिजाब को देखकर किस तरह से एक धार्मिक विरोध शुरू हुआ। मैं इसे धार्मिक इसलिए कहती हूं क्योंकि वहां वो हिजाब पहनकर पहुंची और आपने देखा कि किस तरह से जय श्री राम के नारों से उसका विरोध हुआ। कहने का मतलब ये कि सीधे सीधे कहा गया कि अगर आप कॉलेजों में हिजाब पहनकर आएंगी तो आप सीधे सीधे ये संदेश दे रहे हैं कि आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और शैक्षणिक संस्थानों में, स्कूल और कॉलेजों में धर्म की कोई जगह नहीं है। स्कूल और कॉलेजों में यूनिफॉर्म की तो जगह है लेकिन हिजाब की जगह नहीं है। इस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर हिजाब धर्म का हिस्सा है तो उस पर आपत्ति क्यों है। इसी को लेकर आज कर रही हूं महाभारत। आपको ये पूरा विवाद भी समझाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कैसे इसकी गूंज उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनावों में भी हो रही है और ये भी आपको बताऊंगी कि कैसे अब इस पूरे मामले में कोर्ट से आस लगी है कि इस मामले को सुलझाया जाए, क्योंकि विवाद पूरे देश में फैलता नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बहुत सी लड़कियां उसमें से पहले से हिजाब पहन रही हैं, तो उसमें किसी को आपत्ति क्यों हो रही है भाई? इस्लामिक जिहादियों का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। ये भारत को भी तालिबान बनाना चाहते हैं। अब स्कूलों में अगर नमाज पढ़े बच्चे, कोई कहे मैं हवन करूं, ये समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। हर स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है, उसको तो रेस्पेक्ट करना चाहिए। सिविल वार होगा तो इसकी जिम्मेवारी इनकी होगी सब लोग। कर्नाटक में हिजाब को लेकर मचा बवाल अब पूरे देश में बहस का मुद्दा बन चुका है। देश के कई इलाकों में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र तक छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। हिजाब के समर्थन में तर्क दिया जा रहा है कि हिजाब पहनना मुस्लिमों का अधिकार है और इसीलिए छात्रों को हिजाब पहनने से नहीं रोका जा सकता और हिजाब को आधार बनाकर किसी को शिक्षा से दूर करना तो कतई गलत है। हिजाब हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारा रिलीजन कहता है हमें पहनने के लिए। सिर्फ हमारे एक क्लॉथ की वजह से हमको एजुकेशन लेने के लिए इंस्टीट्यूट में एंटर नहीं होने दे रहे। 2 महीने में वहाँ पर एग्जाम है, वो लड़कियाँ क्या करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कई लोग शैक्षणिक संस्थानों के ड्रेस कोड का सम्मान करने की अपील कर रहे हैं। तर्क दिया जा रहा है कि स्कूल कॉलेज में जब पहले से ड्रेस कोड है तो वहाँ धार्मिक वेशभूषा का क्या काम। अगर इंस्टीट्यूशन ने ये नियम तय कर दिया था कि हिजाब नहीं पहन के आना है, हमारा अपना एक ड्रेस कोड है, अगर फिर कोई बच्चा ऐसा करता है, बच्ची करती है उसका उल्लंघन, तब वो कहना विवाद बनता है। हिंदू संगठन भी हिजाब मसले का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हिजाब पहने छात्रों के विरोध में भगवा कपड़े पहनकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इस्लामिक जिहादियों का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। ये भारत को भी तालिबान बनाना चाहते हैं। जब मुद्दा हिंदू और मुस्लिम का, तो राजनीति कब तक इससे दूरी बनाकर रखेगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी खुलकर हिजाब के समर्थन में उतर आई हैं और कह रही हैं कि महिलाओं को क्या पहनना है इसका फैसला कोई और नहीं कर सकता। एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। लालू यादव तो एक कदम आगे निकल गए, कहने लगे कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ने लगा है। देश सिविल वार की ओर चले गया। मोदी जी की सरकार में सिविल वार और सिविल वार होगा तो इसकी जिम्मेवारी इनकी होगी सब लोग। देश के बड़े नेता जब गृह युद्ध की बात कर रहे थे तब पाकिस्तान, जिसने खुद अपने देश में हिजाब को लेकर कोई अनिवार्य कानून नहीं बनाया है, अब भारत जैसे देश को नसीहत देने की हिमायत कर रहा है, हिजाब को मौलिक अधिकार बता रहा है।
पाकिस्तान की इस दखलंदाजी का जवाब असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ही अंदाज में दिया। कहा, यह हमारे घर का मामला है। अगर जो मंत्री कह रहे हैं वो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लें कि बलूचियों से क्या कर रहे हैं, महाजिरों से क्या कर रहे हैं, शिया भाइयों से हमारे क्या कर रहे हैं, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, वो अपना मामला देखें। वो इस्लाम हमको मत सिखाएं आप। विवाद बढ़ता देख आज कर्नाटक हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई और अगली सुनवाई के लिए केस को बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल को 200 मीटर के दायरे में विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन अंतिम फैसला कोर्ट का ही होगा। शिक्षण संस्थान तो शिक्षा के लिए होती है। संविधान भी कहता है कि बच्चों को स्कूल भेजने का मकसद वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है, लेकिन आज स्कूलों में हिजाब बनाम भगवा और अल्लाहू अकबर बनाम जय श्री राम हो रहा है। देश के बच्चों को बांटने वाली सियासत पर करेंगे आज का महाभारत। तो आज हिजाब विवाद पर लगातार नेताओं ने अपनी बात रखी और उनमें से एक है AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी से मैंने खुद पूछा कि क्यों शिक्षा में हिजाब का वो समर्थन कर रहे हैं। क्या हिजाब पहनने से एक शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता की ही बात है या फिर धार्मिक भेदभाव का भी सवाल है? सुनाती हूं आपको असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। शिक्षा में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कोई हिजाब पहनेगा, कोई घूंघट का ओढ़कर बैठेगा तो दूर से पता लग जाएगा ये हिंदू है, ये मुसलमान है। छात्रों के बीच ये विभाजन क्यों? नहीं, वो नहीं। देखिए, भारत का संविधान, अगर कोई स्कूल या कॉलेज को जाते हैं तो भारत का संविधान सस्पेंड तो नहीं हो जाता। भारत का संविधान साथ रहता है। भारत का संविधान एक किताब नहीं है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है वो। तो उस संविधान के तहत उनको इस बात की इजाज़त है और बहुत सी लड़कियां उसमें से पहले से हिजाब पहन रही हैं। अच्छा, उस लड़की की मिसाल देखिए, मोटरसाइकिल पर आती है हिजाब पहने हुए, वो क्या ऑपरेशन की निशानी है? हाँ। नहीं है ना। लेकिन अगर मोटरसाइकिल चला रही है विथ हिजाब और मोटरसाइकिल अपनी रख कर उसको घेर ले जाते तो भाई कोई मोटरसाइकिल चला रहे तो ऑपरेशन की निशानी है वो? आप बताइए। ऑपरेशन की निशानी नहीं है, लेकिन जब ये सवाल कहा जाता है कि चुनावों से पहले, इसको बहुत से लोग चुनावों से पहले भी देख रहे हैं कि ये एकदम से ये मुद्दा क्यों बना। अभी तक बच्चे पढ़ रहे थे, अभी तक बच्चे पढ़ रहे थे। ये बात गलत है। इसकी जिम्मेदार कर्नाटक की बीजेपी की सरकार है। उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया 4-5 दिन पहले, जो कर्नाटक हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, उसमें ये कहा गया कि इक्वालिटी, इंटेग्रिटी एंड डजंट हिंडर विद पब्लिक ऑर्डर। अरे इक्वालिटी, इंटेग्रिटी क्या बात कर रहे हैं भाई? वो कभी प्रियम्बल पढ़े? प्रियम्बल में लिखा हुआ इक्वालिटी, और इक्वालिटी की जब बात होगी तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात होगी। ये समझते नहीं है। आपने इस मसले को पैदा किया, ये आपकी बीजेपी की सरकार की पॉलिसी है इस तरह की हरकतें करना। वहां पर जब वो कहती हैं, मुस्कान कहती हैं अल्लाहू अकबर और दूसरी तरफ लड़के वहां पर चिल्ला रहे हैं जय श्री राम, तो ये गलती क्या है उसमें अल्लाह अकबर पुकारने में? नहीं, जय श्री राम लगाने में भी गलती नहीं है, दोनों ठीक है, लेकिन जिस परिस्थिति में बोला गया। मुस्कान ने जो बात कही है कि वो असाइनमेंट सबमिट करना चाहती थी, उसको कॉलेज में आने से रोक दिया गया, नंबर 1। दूसरा, उसमें कई ऐसे लड़के थे जो उस कॉलेज के नहीं थे। अब तीसरा ये कि वो एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट, एज अ साइन ऑफ कहिए कि वो उनकी गुंडागर्दी, उनके दबाव और उनके जो एक हुजूम जो आ गया, उसके खिलाफ उस लड़की ने कहा, तो उसमें आपत्तिजनक बात क्या है भाई? गलती तो उन लोगों की है जो उस लड़की को घेर लेते हैं। अगर वो लड़की का नाम लक्ष्मी होता तब भी असदुद्दीन ओवैसी उस लक्ष्मी की ताईद में खड़ा हो जाता। ये क्या मैसेज दे रहे हैं आप कि एक महिला को आप घेर लेते हैं? मैं उस ध्रुवीकरण की तरफ बात कर रही हूँ ओवैसी साहब, क्योंकि जब चुनावी रैलियों में वो वीडियो चलाया जाता है तो उसका इस्तेमाल अलग तरीके से होता है। ध्रुवीकरण कौन कर रहा है मैडम? हाँ। अगर एक मुसलमान की बेटी या बहन घर से हिजाब पहन कर निकलती है तो उसका पहन के निकलती है, राइट? ये शॉल किसने दिया लड़कों को? कौन शॉल दिया इनको? और फिर आप स्कूल के फ्लैग पोल पर आप चढ़कर झंडा लगाते हैं जहाँ पर तिरंगा लहराता था। ये कौन, किसने किया? ये तो सरकार कर रही है ना।
ये तो बीजेपी की सरकार करी हुई, तो हम आपको बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कर्नाटक की सरकार उन्हें वो भगवा चौल दे रही है और बोल रही है कि जाइए नारे लगाइए। बिल्कुल, पूरा एम्बोल्डन वही तो कर रहे हैं, पूरी पॉलिसी उनकी वही रही। आप नोटिफिकेशन निकालते हैं, क्यों नोटिफिकेशन निकालते भैया आप? आपने अभी अभी कहा कि यहाँ पर जब वो भगवा पहनकर आते हैं, वो भगवा जो पहन रहे हैं वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, उन्हें वो भगवा गमछे सरकार ने दिया, आपने कहा। चलिए उसको मत मानिए, क्या वो रोज भगवा शॉल पहन के आ रहे थे? क्या वो रोज पहन कर आ रहे थे? क्या वो उस पर्टिकुलर रिलीजन का एक एसेंशियल फीचर है? जो केरला हाई कोर्ट ने कहा कि मुसलमान महिलाओं का हिजाब और निकाब पहनना वो आर्टिकल 25 का प्रोटेक्शन है उनको। आपका है क्या, बताइए? चलिए। मुझे आपत्ति इस बात की है ओवैसी साहब कि यहाँ पर मुस्कान के साथ जो हो रहा है उसको पाकिस्तान उठा रहा है। ये ना मेरे लिए अच्छा है ना ओवैसी साहब के लिए अच्छा है कि पाकिस्तान में लोग मिनिस्टर ट्वीट कर रहे हैं इसको लेकर। भाड़ में जाए वो लोग। वो कौन होते हैं पाकिस्तान वाले? हमारे को सबक सिखाने वाले हैं? वो कौन होते? हमको उनसे क्या लेना देना है? भाड़ में जाए वो। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लें कि बलूचियों से क्या कर रहे हैं, महाजिरों से क्या कर रहे हैं, शिया भाइयों से हमारे क्या कर रहे हैं, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, वो अपना मामला देखें। वो इस्लाम हमको मत सिखाएं आप। हमारा इस्लाम भारत के संविधान के तहत हमको अपने राइट्स दिए गए हैं, तो छोड़ दीजिए उनको, उनकी बात उनको लाइए मत इसमें बीच में। बच्चियां भी तो रोज हिजाब पहनकर नहीं आ रही थी, ये पिछले दिनों से ये मुद्दा अभी क्यों उठा? मेरा सवाल ये लड़कियां क्या बहुत पहले से कब से आ रही थी? बिल्कुल। वो वहां पे वो बराबर हिजाब पहन रही थी, और अगर अब भी पहन रही है तो उनका चॉइस है। बिल्कुल, मैं मानती हूँ उनका चॉइस है। हाँ, अगर कोई एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या पुलिस में नौकरी के बाद दाढ़ी छोड़ता है तो उसका भी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। अगर वो कर रही है तो भाई आपको आपत्ति क्या है, मुझे बताइए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे रिलीजन का एक एसेंशियल फीचर है जो केरला हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया है। आपको तकलीफ क्या हो रही है? पेट में क्या दर्द हो रहा है? प्रधानमंत्री को इसको खत्म करना चाहिए। एक महिला का अधिकार है। मैं ओवैसी साहब से एक ये सवाल जरूर पूछूंगी, एक महिला का अधिकार है वो क्या पहने? फिर जब आप कहते हैं कि हिजाब, जब वो हिजाब पहन रही है, हिजाब न पहनना भी उसका अधिकार है अगर वो कहे नो टू हिजाब? बिल्कुल, चॉइस इज फंडामेंटल राइट। कौन कह रहा है? और कुरान में ये साफ लिखा हुआ है, दीन में जबरदस्ती नहीं मत करो। अगर मैं मेरी बेटी को समझाऊंगा दीन के एतबार से, वो सुनेगी, समझेगी, अमल करेगी। बहुत से नहीं पहनते हैं तो क्या मैं उनको क्या वो कर दूं, रद्द कर दूं? नहीं, आपका चॉइस है। अब जब मैं चॉइस को फंडामेंटल राइट मानकर उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस पर अमल कर रहा हूँ, वो मेरी एक आइडेंटिटी भी है, उससे आपको तकलीफ क्यों होना चाहिए? आप तो खुश होइए ना, सेलिब्रेट करिए उसका। अच्छा, और एक बात सुनिए, आप बैडमिंटन में आपको हिजाब पहन के इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप में महिला हिजाब पहन सकती हैं। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन ने कहा कि हिजाब पहनकर बास्केटबॉल खेल सकते हैं। अरे भाई, इनको अब ये कहाँ लेकर जा रहे हैं? रेग्रेसिव कौन है फिर, बताइए? मतलब धर्म की राजनीति नहीं करते असदुद्दीन? अगर करेंगे तो रिपब्लिक छोड़ेगा हमको? आपका अर्नब बैठ जाएगा, द नेशन वांट्स टू नो फ्रॉम मिस्टर ओवैसी, शुरू हो जाएगा वो। तो आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी को, उन्होंने कहा कि हिजाब पर आपत्ति क्यों है? हिजाब पर आपत्ति होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये मुझे संविधान इसकी गारंटी देता है और संविधान मुझे ये अधिकार दे रहा है कि मैं हिजाब पहनूं, और हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज जो बच्चियां जा रही हैं उनको स्कूल कॉलेज में ना आने देना, ये संविधान का उल्लंघन है। मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराऊं, मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं महाभारत में, मेरे साथ मालविका अविनाश है, बीजेपी की प्रवक्ता है और सीधे कर्नाटक से आती है जहां पर पूरा ये विवाद चल रहा है और कैसे कर्नाटक सरकार अब एक बड़े विवाद में फंसती हुई नजर आ रही है, उनसे पूछेंगे। साथ ही सुबुही खान हमारे साथ जुड़ रही हैं, वकील हैं, एक्टिविस्ट हैं, प्रीति पांडे सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं, यास्मीन फारूकी मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, अतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हैं और मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ हैं। मैं शुरुआत करूं उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को मैं बता देती हूं। बड़ी खबर यह कि हिजाब विवाद पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का बयान, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि स्कूल का नियम सबको मानना होगा। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का बयान आया है। सरकार कानून के हिसाब से चलती है, सरकार कानून के हिसाब से चलती है और स्कूल का नियम सबको मानना होगा। इस हिजाब विवाद पर कर्नाटक के कानून मंत्री का यह बड़ा बयान है कि स्कूल का नियम सबको मानना होगा और इसीलिए मैं शुरुआत कर लेती हूं अतिकुर रहमान साहब आपके साथ, तस्लीम रहमानी साहब उसके बाद आपके पास आ रही हूं। लेकिन अतिकुर रहमान साहब सीधा कह रहे हैं कानून मंत्री कि भाई जो कानून है उसे मानना होगा। आप इस तरह से किस तरह हिजाब पहनकर स्कूल आने लगेंगे और सब लोग इस तरह से करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? अतिकुर रहमान साहब।
जी सुचित्रा जी, तो इतने दिनों से कहाँ थे कानून मंत्री वहाँ के? एजुकेशन मिनिस्टर अगर ये बात कह रहे हैं तो बड़ा सवाल ये उठता है कि अब तक के उन लड़कियों ने जो अपने आप कह रही हैं कि हम बचपन से पहनते आ रहे हैं और अब तक के इंस्टीट्यूट में पहन के आ रहे थे, जब भी उनको नहीं, लेकिन ये उनको इंटिमिडेट किया गया है सुचारिता जी, उनको इंटिमिडेट किया हिंदुत्ववादियों ने, नारे लगाए, भगवाकरण करने की कोशिश की, तब जाके वो कंपेल हुए और जुडिशरी का वक्त बर्बाद किया जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है या हमारा कानून? एजुकेशन इंपॉर्टेंट बताया कि वो ये आपको किसने बताया कि वो बचपन से वहां पर हिजाब पहनकर जा रही थी, उसी इंस्टीट्यूट में जा रही थी? आपने ये बड़ा बयान दे दिया, आपने इसकी छानबीन की, आपने इसकी छानबीन की। आप कह रहे हैं कि वो बच्चियां शुरू से हिजाब पहनकर जा रही थी और बचपन से पहनकर जा रही थी वहां पर, ये आपको पता है? आपको पता है वो बच्चियां कहां, कौन से शैक्षणिक संस्थान में जा रही थी? नहीं, कल मैंने सुने, अब आप देखिए आप पलटी खा रहे हैं, कल मैंने बयान सुने। मैं आपको बताऊं वो उस इंस्टीट्यूट में कब आई? आप बोल रहे हैं बचपन से वो पहनकर जा रही थी। मालविका अविनाश जी, नहीं, देखिए अब आप मुझे बता दीजिए उन बच्चियों ने कौन से इंस्टीट्यूट में कब एडमिशन लिया, जरा बता दीजिए अतिकुर रहमान साहब, उसके बाद में जा रही हूँ मालविका अविनाश जी की कोशिश कर रही है। मैं ये सवाल पूछना नहीं चाहती हूँ कि आप शोभा नहीं दे रहा है, आप नहीं, नो सर, बिकॉज आप कहीं बयान सुनकर ये तथ्य उसको तथ्य आप रख रहे हैं, लेकिन वो तथ्य कितने तोड़ मरोड़ कर आप पेश कर रहे हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ। मालविका जी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा, एजुकेशन में हिजाब हिंड्रेंस कैसे हुआ? अच्छा मैं बोलूं, अभी हो गया ना? मालविका जी वो कह रहे हैं बचपन से वो पहनकर आ रही थी, आप लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया, जरा बताइए मालविका जी। पहली बात ये कि पूरे कर्नाटका में सारे कॉलेजेस में ऐसा कोई रूल नहीं है कि हिजाब पहन के बच्चियां नहीं जा सकती। अपने अपने कॉलेज के अपने अपने यूनिफॉर्म कोड हैं। जिस कॉलेज में, उडुपी के जिस कॉलेज में ये विवाद खड़ा हुआ, उस कॉलेज के स्कूल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट कमेटी ने बच्चियों को, उनके पेरेंट्स को, स्कूल के मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल को और ऑफिशियल्स को, सबको बिठा के ये तय किया कि उस कॉलेज में स्कार्फ नहीं पहना दिया जाएगा, हिजाब नहीं पहना दिया जाएगा। ये असली बात है, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि सारे कॉलेजेस में। प्रिंसिपल को इंटीमेट किया गया। Let me finish. इंटिमिडेशन यूज हुआ आपकी तरफ से, सेफ्रोनाइजेशन की तरफ से, उसको इशू को सेफ्रोनाइज किया गया। सर आप पहले सुन तो लो। मैं आपसे एक मिनट मालविका जी हो जाइए, अच्छा वक्त है। अतिकुर रहमान साहब मैं एक बार उनसे सवाल पूछ रही हूँ। नहीं अतिकुर रहमान साहब ऐसे सुनिए, ऐसे क्या होगा? फिर स्कूल में कोई घूंघट काट के आएगा, कोई हिजाब पहन कर आएगा, और फिर मैं कोई वेल पहन कर आएगा और कहेंगे कि भाई हमारा तो धर्म इसकी इजाजत देता है, हम तो ऐसे ही आएंगे, और उसके बाद मैं दूर से बताऊंगी कि ये हिंदू लड़की है, ये मुसलमान लड़की है, ये क्रिश्चियन लड़की है। यानी कि शिक्षा में, स्कूल कॉलेजों में ही आप भेदभाव कर दीजिए, बता दीजिए दूर से कि उसका धर्म क्या है। यही चाह रहे हैं आप? नहीं, दूसरी बात भी आप सुन लीजिए। जो अतिकुर रहमान साहब, तस्लीम रहमानी जी को लीजिए। अरे भाई, प्रीति जी और तस्लीम रहमानी जी। प्रीति जी, मैं आ रही हूँ। मैं तस्लीम रहमानी जी, ठीक है, मैं तस्लीम रहमानी जी से सवाल पूछ रही हूँ। तस्लीम रहमानी जी, फिर प्रीति जी के पास जा रही हूँ। तस्लीम रहमानी जी, ये सही है, ये करना सही है कि हर किसी का स्कूल कॉलेज में पहले ही पता लग जाए उसका धर्म क्या है, बच्चों का धर्म क्या है? देखिए सुचारिता जी, ये सही है या गलत है, इसका जवाब तो प्रधानमंत्री जी से पूछिए, जो ये कहते हैं कि मैं तो कपड़े देख के पहचान जाता हूं कि कौन है। ये वो जवाब ज़्यादा बेहतर दे पाएंगे, कभी आपको मौका मिले पूछिएगा। दूसरा, मेरा मानना ये है कि ये दो अलग इशू हैं जिनको हमने मिक्स कर दिया है। एक इशू है हिजाब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, एक अलग इशू है। दूसरा इशू है यूनिफॉर्म, कि यूनिफॉर्म का कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा। हम जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तब प्रॉब्लम होती है। जब मैं हिजाब की बात को थोड़ी देर हटा देता हूं, बात हो रही है यूनिफॉर्म की, जो अभी मालविका जी ने भी कहा, यूनिफॉर्म एक पर्टिकुलर स्कूल का, उन्होंने सही कहा, राइट है स्कूल का। मैं भी एक स्कूल का चेयरमैन हूं, मेरा राइट है कि मैं अपने स्कूल में क्या यूनिफॉर्म तय करता हूं। अपनी मैनेजिंग कमेटी के साथ मैं तय करूंगा कि क्या यूनिफॉर्म होगी। लेकिन
यूनिफॉर्म के साथ भी ये कोर्ट का डिसीजन है, केरल कोर्ट का डिसीजन है बिल्कुल क्लियर कि आप किसी के इसेंशियल रिलीजियस राइट को यूनिफॉर्म के नाम पर कर्टेल नहीं कर सकते। और इसका एप्लीकेशन हमारे सिख ब्रदर्स के ऊपर है, आर्मी में भी, स्कूलों में भी, सब जगह कि उनके टर्बन और उनके केश नहीं कटवाए जा सकते किसी भी बुना पर। नहीं सर, अगर ये एसेंशियल, मैं सर एक सवाल पूछूंगी आपसे, बस मैं एक चीज पूछूंगी, अगर ये एसेंशियल रिलीजियस राइट है, एसेंशियल, तस्लीम रहमानी जी प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपने कहा एसेंशियल रिलीजियस राइट, मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ, अगर ये एसेंशियल रिलीजियस राइट है तो फिर तो हमें हर मुस्लिम महिला उसी तरह हिजाब में नजर आनी चाहिए, बिकॉज आपने कहा एसेंशियल रिलीजियस राइट है। क्या आपको हिंदुस्तान में महिलाएं हिजाब पहने हुए नजर आती है, हर मुसलमान महिला? मैं आपसे पूछ रही हूँ, एसेंशियल रिलीजियस राइट है क्योंकि आप कह रहे हैं, बता दीजिए मुझे। प्रीति जी उसके बाद आपके पास आ रही है। यस, मैक्सिमम देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है, बहुत माकूल सवाल। नहीं सर, मैक्सिमम क्या होता है? एसेंशियल रिलीजियस राइट का मतलब हर, बहुत सारे लोग करते हैं। नहीं, राइट है, अधिकार है। सुनिए सर, आपने कहा एसेंशियल है, तो फिर एसेंशियल है, फिर तो आप कह रहे हैं कि हर मुस्लिम महिला, प्रीति जी, फिर हिजाब पहनकर आनी चाहिए। हिजाब और उनको, सर मैं सिर्फ शिक्षा में भेदभाव की बात कर रही हूँ। प्रीति जी, आप मुझे बता दीजिए, आप स्कूल गई, कॉलेज गई, मैं गई, हमने इस तरह का भेदभाव क्या इंस्टीट्यूट में देखा है? प्रीति जी एक सेकंड, वो गलत कर रही है। अब ये देख लीजिए, मैं इसी सोच के खिलाफ हूँ, ये कह रहे हैं जो नहीं पहनकर आ रही है हिजाब, प्रीति जी वो गलत कर रही है। जब स्कूल कॉलेज जाया करते थे तो मुझे याद है सुचरिता जी कि अगर हम लोग अपने स्कूल में नेल पॉलिश तक लगा लेते थे या मेहंदी तक लगा लेते थे ओकेजनली, तो भी हमें डांट पड़ा करती थी स्कूल में। अब इनको चुप कराई सुचरिता, ऐसे कैसे बात होगी? हर स्कूल, हर कॉलेज का एक ड्रेस कोड होता है, और अगर वहां का ड्रेस कोड है कि आप नहीं पहन सकते हिजाब, तो नहीं पहन सकते। आप अपनी असल जिंदगी में हिजाब पहनिए, आपको कौन रोक रहा है? आप असल जिंदगी में बुर्का पहनिए, कौन रोक रहा है? ये जो प्रोटेस्ट पूरे देश में उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए कर्नाटक में चलाया जा रहा है भड़काने के लिए, जिसकी आग अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रही थी कि शाहीन बाग में भी लग गई है, शाहीन बाग में भी प्रोटेस्ट है। तो बच्चों का जो आप लोग एक तमाशा बना रहे हैं, आप लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए तमाशा बना रहे हैं। आपको कोई लेना देना नहीं। वो मुस्कान जो बच्ची इमोशंस में आके बुरके में आई अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है, मैं उसको कुछ नहीं बोलती। आप लोग ऐसे बच्चों को भड़काते हैं, जब वहाँ जय श्री राम के नारे भी लगने लगे, अल्लाह अकबर के नारे भी लगने लगे। ये तो नहीं होना चाहिए। अगर सुचरिता जी, इलेक्शन कमीशन आज उत्तर प्रदेश का चुनाव टाल दे, यकीन मानिए ये जो हिजाब पे ड्रामा चल रहा है ये 4 महीने और टल जाएगा। अगर आप बार बार हिजाब की पैरवी करते हैं, वकालत करते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि जो हिंदू है कल से वो भगवा पहन के बैठ जाएगा। जितने हिंदू बच्चे अगर वो भगवा पहन के बैठ जाए तो कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश कौन सी सरकार रोकेगी? जो लोग आज हिजाब का समर्थन कर रहे हैं, और मेरा एक और सवाल है, लड़कियों के स्कूल कॉलेज में ये कहेंगे कि हाँ बेटा तुम हिजाब पहन के आओ, तुम जय श्री राम के नारे लगाओ, तुम भगवा पहन के आओ। आप लोग बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग बच्चों के, आप भैया ऐसा है पूरे देश में जो स्कूल कॉलेज है उससे ड्रेस कोड तो नहीं खत्म किया जा सकता ना। आप यूज कर रही हैं। नहीं तो देखिए आपने जो तस्लीम रहमानी साहब बोला, आपने कहा एसेंशियल रिलीजियस राइट है, और उससे बड़ी बात सुबुई खान जुड़ गई हमारे साथ महाभारत पे। बच्चे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यस, सुबुई जी को लीजिए, प्रीति जी को स्क्रीन पर रखिए। मैं एक बार सुबुई खान के पास जा रही हूँ। सुबुई मुझे ये बताइए, यहाँ पर तस्लीम रहमानी कह रहे हैं इट्स एन एसेंशियल रिलीजियस राइट, और जो नहीं पहन रही है वो गलत कर रही है। अब देखिए कुछ लड़कियों के हिजाब पहनने के आड़ में किस तरह से तस्लीम रहमानी ये भी कहने के लिए आमादा हो गए हैं कि जो नहीं पहन रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। यानी आप अगर हिजाब में नहीं आई हैं सुबुई खान तो आप गलत कर रही हैं, अगर आप हिजाब में नहीं आई तो आप गलत कर रही है सुबुई। देखिए सुचरिता, देखिए फिर ऐसे नहीं बोलूंगी मैं चिल्ला नहीं सकती हूँ रहमानी साहब, मैं ट्रैवल कर रही हूँ। नहीं, एक मिनट, सुबुई खान बोल रही है, एक मिनट तस्लीम साहब, मैं उसके बाद यास्मीन जी के पास जाऊंगी। सुबुई खान से शिकायत नहीं है, सुबुई खान तो आजाद है। बोलिए। सुबुई खान तो आजाद है, कुछ भी करे। मुझे सुबुई खान से सुचरिता इनकी या तो आवाज कम करवाइए, मैं ट्रैवल कर रही हूँ। आपने कहा कि जो नहीं पहन रहे वो गलत कर रही है। एक मिनट यास्मीन जी और सुबुई को स्क्रीन पर रखिए। विक्रांत, सुबुई जी बोलेंगी। मुझे सुबुई खान तो उर्दू नाम वाली हिंदू है। जी सुचरिता नाम वाली हिंदू है, उनसे
चलिए जी बिल्कुल, सुबुई खान बहुत सिर्फ बढ़िया सर, हिंदू बहुत नहीं अच्छा है, लगता है सुबुई इस तरह खान एक बोलना आपका। प्राउड हिंदू है और हिंदू रिलीजन नहीं है, हिंदू संस्कृति है, लेकिन मेरा मजहब आज भी इस्लाम है, इसलिए कंफ्यूज मत करिए लोगों को। इस्लाम और हिंदुइज्म को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर कंपेयर मत किया करिए। बात यहाँ हिजाब पर हो रही है। सुचरिता, यहाँ पर दो तरह की बातें हैं। एक होता है एसेंशियल रिलीजियस राइट। एसेंशियल रिलीजियस राइट वो होता है जो आपके जो रिलीजियस रूल बुक है उसमें कहीं ना कहीं मेंशन्ड हो। पूरे कुरान में एक भी वर्स बुरके की या नकाब की या हिजाब की नहीं दिखा सकते हैं। केवल अपनी शर्मगाहों को कवर करने की बात आई है, तो ये कहीं से कहीं तक रिलीजियस राइट नहीं है। दूसरी बात होती है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की। बेशक हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 हमें हमारा पंथ, हमारा मजहब का पालन करने का, प्रचार करने का, प्रसार करने का और प्रवचन करने का अधिकार देता है, लेकिन वो हमारा निजी अधिकार है और उसको एब्सोल्यूट राइट नहीं है। पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी, एक सार्वजनिक व्यवस्था हमें माननी होती है। पर्सनल लाइफ में हम हिजाब करें, हम कुछ भी पहने, लेकिन जब हम एक पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो जो वहाँ का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वहाँ के नियम कायदे कानून होते हैं, वो हमें मानने पड़ते हैं। जैसे एक महिला बिकनी पहनना चाहती है तो वो बिकनी पहन के कोई बाजार में, मार्केट में नहीं चली जाती है। बिकनी पहनने की जगह स्विमिंग पूल है या फिर बीच है। ऐसे ही हिजाब पहनने की जगह शैक्षणिक संस्थान नहीं है। आप लोग बच्चों के अंदर अलगाववाद प्रमोट करते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि जिस दिन मुसलमान बच्चे के दिमाग से अलगाववाद के बीज निकाल दिए जाएंगे, उस दिन आतंकवाद की समस्या का भी समाधान हो जाएगा, क्योंकि आतंकवादी कुरान से नहीं बनते हैं, आतंकवादी अलगाववाद से बनते हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ। अलगाव, विभाजन पैदा करना, अलग करना, अलगाव, जो बात सुबुही कर रही है यास्मीन जी, इसी के खिलाफ बात हो रही है कि एक क्लास में पढ़ते हुए, एक इंस्टीट्यूट में पढ़ते हुए अपना किस तरह से धर्म के आधार पर दूर से पहचान बताने की जरूरत क्या है। सुबुही खान ने जो बात बोली, जो बात प्रीति पांडे कह रही थी कि अगर भगवा पहनकर कुछ लोग आएंगे तो उससे किस तरह का क्लैश होगा, ये हमने देख लिया। क्या हमने नहीं देखा प्रत्यक्ष कि किस तरह से हुआ? क्योंकि एक तरह से ऐसा लगता है उकसावे की कार्रवाई हो रही है। मैं आपसे सीधे ये पूछ रही हूं, क्यों ये अलगाव है, क्यों ये विभाजन करने की कोशिश है? सुनीता जी, कहां से अलगाव है और कौन कर रहा है अलगाव, ये सबको समझ में आ रहा है और सबको पता है बहुत अच्छी तरह। मैं आज अपने बचपन की एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो गवर्नमेंट स्कूल के ही पढ़े हुए हैं और उसमें वंदना कराई जाती थी, उसमें प्रार्थना भी होती थी और सारी लड़कियां खड़े होके करती थी। तब अलगाव की बात नहीं होती थी। तब क्या बात थी वो, हमने तो कभी ये बात नहीं सोची, लेकिन अब ये बात सोचवाई जा रही है कि अगर कोई लड़की यहाँ, मेरा धर्म से कोई बात नहीं कर रही हूँ, मेरा मसला ये है कि अगर कोई बच्ची, और आप अगर ड्रेस कोड की बात कर रही हैं, आप यूनिफॉर्म की बात कर रही हैं, यूनिफॉर्म तो है, आप यूनिफॉर्म पहनिए। ये हिजाब सिर्फ एक स्कार्फ है। अगर कोई लड़की अपने सर पे स्कार्फ लेना चाहती है तो क्या तकलीफ है? अगर कोई नहीं लेना चाहती तो मेरा ये मानना है कि यास्मीन जी, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्योंकि आप एक महिला हैं। मैंने आज ओवैसी साहब से जब बात की थी तो उनसे मैंने यही पूछा कि अगर हिजाब यस टू हिजाब है तो जो लोग नो टू हिजाब कह रहे हैं वो भी सही है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा हाँ, जो नो टू हिजाब कह रहे हैं वो भी सही है, वो उनकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर अतीकुर रहमान, थोड़ी देर पहले माफ कीजिएगा, तस्लीम रहमानी क्या कह रहे हैं कि अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वो गलत है। ये मैं इस पर सवाल उठा रही हूँ। ये भी एक बुनियादी सवाल है कि इसकी आड़ में अब आप ये कहने लग जाएं कि हिजाब तो जरूरी है, हिजाब तो पहनना होगा, जो हिजाब नहीं पहन रहा वो गलत है, सुबुही खान गलत है अगर यहाँ वो हिजाब के बिना आई है। बोलिए यास्मीन जी। भी आपसे ये कहती हूँ, प्रीति जी आ रही है। औरत अपनी मर्जी की मालिक है, वो पहनना चाहती है वो पहने, नहीं पहनना चाहती नहीं पहने, जबरदस्ती कोई नहीं करने। मैं बड़ी खबर बता रही हूँ। हेमा मालिनी का बड़ा बयान आ रहा है। हेमा मालिनी जो कि सांसद हैं और खुद एक महिला है, उनका बड़ा बयान आ रहा है इस हिजाब विवाद पर। वो कह रही है कि स्कूलों में यूनिफॉर्म की जगह हो सकती है, हिजाब की नहीं। मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ, जो हेमा मालिनी का बयान आया है और इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और खासतौर से जो महिलाएं हैं, वो जो अलग अलग पदों पर हैं, पावरफुल पोस्ट पर हैं,
महत्वपूर्ण पदों पर हैं, उनके बयान आ रहे हैं। हेमा मालिनी कह रही है कि ड्रेस कोड का सम्मान होना चाहिए, स्कूल में धार्मिक मामला ना आए, ये हेमा मालिनी कह रही है। प्रीति जी, मैं इसी पर आ रही थी आपके पास, क्योंकि अगर इस पूरे मामले में जब आप ये तो कहते हैं यस टू हिजाब, लेकिन नो टू हिजाब पर आपको एतराज हो जाता है, क्योंकि उसका अधिकार, फिर अधिकार कैसे है वो महिला का, अधिकार कैसे है? ये जिस तरह की एक दरार डालने की कोशिश है, ये अलगाव पैदा करने की कोशिश है, वो भी शिक्षा के मंदिरों से। हम बार-बार हम महिलाओं के अधिकार की जब बात करें तो हम स्कूल कॉलेज में महिलाओं के अधिकार की बात क्यों लेके आ रहे हैं? स्कूल का जो एक सिलेबस बनता है वो सब बच्चों के लिए बनता है। जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो टीचर ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होकर सब बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों तरह के लोग वहां पे जा रहे हैं तो सब अपनी अपनी यूनिफॉर्म में जाएं। यूनिफॉर्म का मतलब ही है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, सब बच्चे एक जैसे दिखने चाहिए। ऐसे तो पूरे देश से आप यूनिफॉर्म गायब कर दीजिए। कल अगर जितने सरकारें, जो लोग समर्थन दे रहे हैं, मैं तो अभी प्रियंका जी का एक बयान देख रही थी, प्रियंका जी ने इसका समर्थन किया, तो मैं कह रही हूं कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहां जहां इनकी गवर्नमेंट है, क्या ये वहां जाके कहेंगे कि भैया कल से अपने अपने स्कूलों में जितने बच्चे हैं सब अपने हिसाब से पहन के आए, कोई भगवा पहन के आए, कोई बुर्का पहन के आए, क्रिश्चियन अपनी ड्रेस पहन के आए, सिख जो है पंजाबी वो अपनी ड्रेस पहन के आए? ये क्या तरीका हुआ? मतलब स्कूल है। और एक चीज मैं कहूंगी, मैं सुबह से आपके चैनल पे देख रही हूं, एक शब्द आपके चैनल पे, सारे चैनल्स पे सारे मीडिया वाले दिखा रहे हो, जो लोग हिजाब का समर्थन कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बात कर रहे हैं। हर दूसरी लाइन में कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल, प्रियम्बल। अभी ओवैसी साहब का इंटरव्यू ले रही थी, उसमें भी जब ओवैसी साहब इन बड़े बड़े शब्दों से खेलते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत खूबसूरत शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जब ये हिजाब पहनने की बात करते हैं, आप अपने वुमेन राइट की बात करते हैं, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए सबके हाय हाय करने लगेंगे, ये उसी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे। एक देश एक कानून, जिस कानून के तहत ये अपने अधिकार की बात कर रहे हैं उसी कानून को कल मानना बंद कर देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग भी ये अपने हिसाब से, अपने अनुसार करते हैं। पाकिस्तान के ट्वीट आ रहे हैं, टर्की के ट्वीट आ रहे हैं, मलाला यूसुफ के ट्वीट आ रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि सबसे बड़ी बात यही है, एक बार जरा दिखा देती हूं मैं, एक बार जरा दिखा देते हैं विक्रांत कि किस तरह से पाकिस्तान की भी एंट्री। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति जी, आप जो बात कह रही है मैं उसी को बता रही हूँ कि किस तरह से पाकिस्तान की भी एंट्री इस पूरे विवाद में हो गई है, कि क्योंकि आपने जैसा कहा यस, और वहां पर वो पाकिस्तान बोल रहा है जहां पर मलाला पर हमला हुआ, जो एक लड़की पर हमला होता है, जो शिक्षा को बढ़ावा देती है, वहां पर आप पर तो हमला हो रहा है, वो पाकिस्तान बोल रहा है। उनकी वो शिक्षा पर इस तरह के बयान दे रहा है। जो बात मैंने आप लोगों से पहले कही कि पाकिस्तान का जो बयान आया और किस तरह से पाकिस्तान के विदेश मंत्री ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि देखिए किस तरह से गलत हो रहा है। ये जो बात कही गई, ये जो बयान आया है पाकिस्तान की तरफ से, वो भी आपको दिखा रही हूं, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान के तरफ से ट्वीट किया गया, ये दिखाने की कोशिश की गई, देखिए हिंदुस्तान में कितना खराब हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, भारत में जो चल रहा है वो डरावना है, वो डरावना है, कह रहे हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री। ये वो बताएंगे जिनके घर में आए दिन अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं, जो वहां पर इस्लाम में भी इस तरह का विभाजन पैदा कर देते हैं कि लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। वो बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो डरावना हो रहा है। तस्लीम साहब, मैं आपसे पूछूंगी कि इनको हक मिल गया बोलने के लिए, इनको अब हक मिल गया है कि वो हमारे देश के मामले पर बोलेंगे और इस कदर बोलेंगे? देखिए सुचारिता, ये हमारे देश का मामला नहीं है अकेले, माफ कीजिएगा। कुरान एक ग्लोबल यूनिवर्सल बुक है और इस दुनिया में 2 बिलियन मुसलमान रहते हैं, मुल्क की दुनिया के हर कोने में, हर खित्ते में, और वो पूरे तमाम लोग कुरान को मानते हैं। और कुरान को इम्पीच कहीं भी किया जाएगा दुनिया के किसी भी खित्ते में तो सारी दुनिया के ये 2 बिलियन लोग बोलेंगे। पाकिस्तान अकेला नहीं है, तुर्की भी है, हांगकांग भी है, और भी बहुत सारे ममालिक हैं जो बोले। मगर आपको पाकिस्तान कितना बड़ा कार्ड खेल दिया, कितना बड़ा पाकिस्तान यूज करेंगे। आपने पूरे देश, पूरे विश्व के मुसलमानों की जोड़ने की बात करी, आप पूरे विश्व के मुसलमानों के ठेकेदार हो गए। स्कूल कॉलेज नहीं, कॉलेज के एजुकेशन के हिसाब से नहीं, क्योंकि ठेकेदारी नहीं करी तस्लीम जी, बिल्कुल सही, आई एग्री विद प्रीति जी। यस,
आई कंप्लीटली एग्री, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ तस्लीम जी, क्योंकि आपने देश से ऊपर धर्म को रखते हुए कहा कि ये सिर्फ हिंदुस्तान का मामला नहीं है, ये हिंदुस्तान का मामला नहीं है। भड़काने की कोशिश कर रहे हैं आप। उस कॉन्स्टिट्यूशन को कल मानेंगे कि नहीं जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा? समझ नहीं है आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं ना, आप समानता की बात करते हैं, एक देश है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर तो आओ। आप कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रहे हैं, लेकिन जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा फिर आप पैनल पे बैठेंगे, फिर आप सुषमा जी के शो पे चिल्लाना शुरू करेंगे, और आप पूरे विश्व के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश मत करिए। ये इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। ड्राफ्ट लाने की है, ये स्कूल कॉलेज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और आपको वो मानने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मैं तस्लीम साहब मैं आपसे सिर्फ ये बोल रही हूँ, तिरंगा को तस्लीम साहब जो वो बात उन्होंने कही वो बात मुझे बिल्कुल सही लगती है, जब वो आपको टोकती है इस बात पर कि वो आपको कहे कि भाई आप देश की बात करें पहले फिर धर्म की बात करें। आपने तो सीधे सीधे खारिज कर दिया, हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये तो सारे मुसलमानों की बात है। फिर वहां पर बताइए ना, पाकिस्तान में भी नहीं है, वहां पर भी अनिवार्य नहीं है, यहाँ पर आप अनिवार्य बता देना चाहते हैं, आप यहाँ पर चाहते हैं कि अनिवार्य हो जाए। और अगर आप कह रहे हैं, और जब यास्मीन जी कहती है, एक सेकंड, यास्मीन जी के पास, हाँ, यास्मीन जी आप जब कहती है कि अनिवार्य नहीं है, तो फिर तो ये नहीं बताइए, आपने पाकिस्तान का कानून पढ़ा है? आपने पाकिस्तान का कानून पढ़ा है? नहीं, मैं क्यों पढ़ूंगी पाकिस्तान का कानून? मैं उनका सर, मैं अपना संविधान पढ़ती हूँ, पाकिस्तान के कानून में क्यों पढ़ूं? आपको पढ़ना है, आपको दिलचस्पी, आप पढ़ लीजिए सर, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि वहाँ पर, मैं ये जानती हूँ वहाँ हिजाब अनिवार्य नहीं है, मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ सर कि वहाँ हिजाब अनिवार्य नहीं है। तो मुझे मत बताइए, आपको दिलचस्पी, आप पढ़िए पाकिस्तान का कानून, मुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा है, मगर मैंने इंडिया का पढ़ा है, मेरे कानून तो फिर जब आपने नहीं पढ़ा है तो आप मुझसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? यूनिफॉर्म आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा? मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने इस मुद्दे को देश से ऊपर रखा। आपने कहा ये तो हिंदुस्तान से बड़ा मुद्दा है, ये हिंदुस्तान का मुद्दा नहीं है। आपने कोर्ट किया? नहीं, मैं एक बार पाकिस्तान का कानून कोर्ट, मैं एक बार यास्मीन जी के पास जाऊंगी। पाकिस्तान का कानून कोर्ट नहीं किया, आपने कोर्ट किया। मैंने इसलिए बोला सर क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, मैं आपको इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान का वहाँ पे एंट्री आई है, पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से ट्वीट किए जा रहे हैं। एक बार बड़ी खबर बता दीजिए, जो एक सेकंड में एक बड़ी खबर ले रही हूँ, उसके बाद आ रही हूँ। हिजाब समर्थकों को, हिजाब के समर्थन में जो लोग खड़े हुए हैं उन्हें, उनके लिए फिलहाल राहत नहीं, क्योंकि हिजाब मामला बड़ी बेंच को भेजा गया है। ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को लगातार बता भी रहे थे। अंतरिम राहत पर बड़ी बेंच अब फैसला लेगी, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले को सुलझाने के लिए एक बड़े बेंच की जरूरत है। कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच अब हिजाब मामले पर सुनवाई करेगी, यानी कि एक बड़ी बेंच जिसमें ज्यादा न्यायाधीश होंगे वो इस मामले पर सुनवाई करेगी और तय करेगी कि क्या हिजाब को अनिवार्य और हिजाब के बिना अगर शैक्षणिक संस्थानों में बच्चे जाते हैं उनको इसकी इजाजत देनी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। इसको लेकर अब जो बड़ी बेंच है वो फैसला करेगी। मैं सिर्फ एक आखिरी सवाल वानी जी आपसे पूछ रही हूं, यास्मीन जी आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि आपने कहा अनिवार्य नहीं है, उन लड़कियों की मर्जी है, तो फिर इसको लेकर इतना हंगामा क्यों है मैम? हम तो यूनिफॉर्मिटी में बिलीव करते हैं, आपने शुरू से कहा लड़कियों की तो मर्जी है ना। एक मिनट, फिर मेरा सवाल का जवाब ले लीजिए। एक बात तो मैं जरूर कहूंगी कि मैं तस्लीम रहमानी की बात की बिल्कुल तायीद नहीं करूंगी, उन्होंने बहुत गलत बात कही है। मेरे देश के लिए किसी और के बोलने का हक किसी को नहीं है, ये मेरे घर का मामला है, वो मैं तय करूंगी। अब आप आ रही हैं हिजाब के ऊपर, तो उसका जवाब मेरे लिए ये है कि बिल्कुल लड़कियों पे जबरदस्ती नहीं है, वो अपनी मर्जी की मालिक है अगर वो चाहती है ओढ़ना। लेकिन मुझे एक और सवाल का जवाब चाहिए कि उन एक बच्चियों के पीछे इतने सारे लड़के कहां से आ गए? तो फिर यास्मीन जी क्या होगा कि फिर वहाँ हिजाब पहनेंगे, यहाँ पर लोग भगवा वस्त्र धारण करके आएंगे और कहेंगे हमारे धर्म में भी भगवा कहा गया है। फिर वहाँ पर फिर कुछ लड़कियां वेल पहन कर आएंगी, कहेंगी हमें ये कहा गया है, और फिर हम कहेंगे कि ठीक है ये हमारे संविधान में इसकी इजाजत है, तो हम सब अपना धार्मिक रंग पहने लेकिन देश का रंग नहीं पहने। यही होने वाला है फिर, और इससे सिर्फ विवाद बढ़ेगा, खत्म नहीं होगा। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।